11 अप्रैल सोमवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। अमेरिका का भारत पर यूक्रेन को लेकर दबाव जारी। थोड़ी देर में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले के नतीजों पर गहरी मंत्रणा करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of और खरगोन हिंसा मामले में 77 गिरफ्तार, कई घर ढाए गए। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच कुछ ही देर में शिखर वार्ता होने वाली है। यह वार्ता उस बैठक के ठीक एक दिन पहले हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल होंगे। अमेरिका भारत पर यूक्रेन को लेकर चाहता है कि वो उसके पाले में आ जाए। म्यांमार से आ रही मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सेना ने करेन सूबे में विद्रोहियों के ठिकानों को हवाई हमलों का निशाना बनाया है। ऐसा तब हुआ जब दोनों पक्ष थाईलैंड की सीमा के पास मौजूद लेले काव शहर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। विद्रोही समूह करेन नेशनल यूनियन के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सेना खुद को और सुसंगठित करने की कोशिश कर रही है, साथ ही वो अपनी संख्या में भी इजाफा कर रही है। करेन नेशनल यूनियन के प्रवक्ता का कहना था कि झगड़ा तब शुरू हुआ जब सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले एक जिले में घुसने की कोशिश की। सेना के सत्ता में आने के बाद से ये शहर विद्रोही गुटों और लोकतंत्र समर्थकों के लिए एक अहम ठिकाना रहा है। युद्ध विराम के बाद हूथी विद्रोहियों से बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हांस ग्रुनबर्ग यमन की राजधानी यमन में पहुंच गए हैं। सना में पहुंच गए हैं, माफ कीजिएगा। यमन फिलहाल विद्रोहियों के कब्जे में है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। ये युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र की मदद से हुआ था। यमन पर ईरान समर्थित हूथियों ने साल 2014 में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने हस्तक्षेप किया ताकि वहां की सरकार को बहाल किया जा सके, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता थी। 7 साल की जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों बेघरबार हो चुके हैं। ये युद्ध विराम पिछले 6 सालों में पहला है। अमेरिका में नागरिकों को अब अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में लिंग का उल्लेख नहीं करना होगा। आज से आवेदन में लिंग के लिए 3 विकल्प होंगे: पुरुष, महिला और एक्स। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कदम को मील का पत्थर करार दिया है। पिछले साल तक किसी नागरिक को पासपोर्ट में लिंग का उल्लेख बदलने के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन पिछले अक्टूबर की लंबी लड़ाई के बाद एक अमेरिकी नागरिक को ऐसा पासपोर्ट मिला जो लिंग न्यूट्रल था। अब ये विकल्प 10 लाख से अधिक अमेरिकियों को मुहैया होगा जो अपने आप को ट्रांसजेंडर और दूसरे समूहों के साथ मानते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों को इसके इस्तेमाल में कमी करनी चाहिए ताकि कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 115.12 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 99.83 रुपये है। सोमवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरी मार्केटिंग कंपनियों के एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि ऊर्जा के कम इस्तेमाल से धरती और देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से देश के रिसोर्सेज पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद जीवाश्म ईंधन है और ये नवीनीकरणीय नहीं है, इसलिए इसके दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। बीबीसी समाचार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:34 हुआ चाहता है। आप जुड़े हुए हैं बीबीसी हिंदी के डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर से, जो आपके साथ है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों के साथ, और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार। चलेंगे पाकिस्तान, जानेंगे कौन है पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और चर्चा इस बात पर भी कि उनकी सरकार कितनी स्थिर रहेगी, क्योंकि इमरान खान की सरकार 3 साल सत्ता में रहने के बाद उसे
वोटिंग में हार हुई और संसद से उसके सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सबसे पहले बात भारत और अमेरिका की। महज 3 दिन पहले रूस के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के वोटिंग से खुद को अलग रखने के बावजूद अमेरिका एक बार फिर से रूस को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले पर गहरी मंत्रणा करने वाले हैं। दोनों नेताओं की कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होने वाली है। मोदी और बाइडेन के बीच ये मुलाकात भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के ठीक एक दिन पहले हो रही है। पूरी रिपोर्ट के साथ समीना शेख। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले के नतीजों पर गहरी मंत्रणा करेंगे। बयान में कहा गया है कि बाइडेन इस मामले पर चर्चा करेंगे कि हमले का दुनिया की खाद्य सप्लाई और कमोडिटी बाजार पर किस तरह का असर पड़ेगा। दोनों नेताओं के बीच आखिरी बातचीत मार्च में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके अधिकारी जैसे डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह और अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नुलैंड ने भारत को कई तरह से इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश की थी कि वो यूक्रेन मामले पर नेटो देशों के साथ खड़ा नजर आए। लेकिन पिछले गुरुवार को जब संयुक्त राष्ट्र में रूस को मानवाधिकार काउंसिल से निकालने के लिए वोटिंग हुई तो भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। मिस्टर प्रेसिडेंट, India has abstained on the resolution adopted. संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, Recent reports of civilian killings in Busha are deeply disturbing. We have unequivocally condemned. हाल में बुचा में हुई हत्याओं की खबर मन को बहुत अशांत करने वाली है। हमने बिना किसी किंतु परंतु के इन हत्याओं की निंदा की है और मांग की है कि इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग के बाद रूस को 93 वोटों की जीत से मानवाधिकार काउंसिल से अलग कर दिया गया। इस बीच भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2 दिनों की बैठक वॉशिंगटन में कल से होने वाली है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को ही अमेरिका पहुंच गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस बैठक पर जारी बयान में कहा गया है कि 2+2 डायलॉग्स में क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर विचारों का आदान प्रदान होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसमें विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा पर कूटनीतिक विचार विमर्श की भी बात है, लेकिन इसमें एक बार भी यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया है। व्हाइट हाउस के लिखित बयान में यूक्रेन और रूस की जंग के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की भी बात कही गई है। हालांकि सीधे तौर पर उसमें चीन का नाम नहीं लिया गया है। चीन, जिसका सामना करने के लिए कहा जा रहा है भारत अमेरिका का एक अहम सहयोगी है। भारत खुद भी चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक मुश्किल स्थिति में है, जहां अमेरिका के अनुसार चीन भारत के कई हिस्सों में घुस गया है और बॉर्डर के पास उसने कुछ गांव भी तैयार कर लिए हैं। अमेरिका भारत और रूस के बीच पुराने संबंधों के अलावा हाल में तेल की खरीदी में आई तेजी को लेकर भी बहुत खुश नहीं है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक भारत की तेल कंपनियों ने पिछले माह रूस से 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। अमेरिका ने कहा था कि इस तरह के आयात को अमेरिका बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखता है, लेकिन भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई 10 में से 10 प्रस्तावों से खुद को अलग रखा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर राजन कुमार ने बीबीसी संवाददाता रजनीश से कहा, पाकिस्तान के बाद, अफगानिस्तान के बाद जो देश वहाँ पे है वह रूस है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि रूस, पाकिस्तान और चीन एक साथ हो जाए और वैसी स्थिति में अमेरिका वहाँ पे नहीं आ सकता। और मान लीजिए कि अगर हमारे चीन के साथ झगड़े हैं तो यह बताया जा रहा है कि रूस वहाँ पे नहीं आएगा, तो क्या मैं सवाल पूछना चाहूँगा, क्या अमेरिका वहाँ पे आएगा? जब चीन के साथ हमारे झगड़े शुरू हुए तो क्या अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड बंद कर दिया था? हालांकि भारत में एक समूह ऐसा भी है जिन्हें लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को आखिरकार एक खुला नजरिया अपनाना होगा और वो बहुत दिनों तक इन दोनों में से किसी के साथ नहीं वाली इस बैलेंसिंग एक्ट को जारी नहीं रख सकता। रिपोर्ट सुना रही थी समीना शेख। राकेश दुबे का मानना है कि अमेरिका का जो दबाव है उसका भारत पर असर पड़ेगा। कुलदीप सिंह जाखड़ कहते हैं कि भारत की भूमिका जो है यूक्रेन युद्ध के वजह से महत्वपूर्ण बनती जा रही है। वहीं रामजी प्रसाद का कहना है कि भारत को निरपेक्ष नीति पर ही कायम रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी
भरोसेमंद साबित नहीं होगा। वहीं प्रभांशु शेखर कहना चाहते हैं कि क्वाड ग्रुप जो है वो साउथ चाइना सी और ताइवान में चीन के दबदबे को कम करने के लिए बनाया गया था, न कि रूस के खिलाफ। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। हफ्तों के राजनीतिक उथल पथल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। उन्हें नेशनल असेंबली के 174 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि दूसरे उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को एक भी वोट नहीं मिला। जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे। आज संसद में हुई वोटिंग में उनके नाम को आपने जैसा कि सुना मुहर भी लग गई। आज सदन का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, इमरान खान की पार्टी के सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा कर दी। इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें अमेरिका के शह पर साजिश के तहत सत्ता से बेदखल किया गया है। वो इस बात पर बार बार जनता के बीच भी जाते रहे हैं और पहली बार पाकिस्तान में खुले तौर पर उन्होंने अमेरिका का नाम भी लिया। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो एक उद्योगपति भी हैं। एक नज़र उनके सफ़र पर। 1997 के बाद जब भी उनके बड़े भाई नवाज शरीफ वजीर आज़म रहे तो शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला रहे। चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनकी शोहरत एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की रही है। उनके बारे में ये इम्प्रेशन किन बेसिस पर बना और वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक कैसे पहुंचे, आइए देखते हैं। शहबाज शरीफ 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे। वो 1988 में पंजाब असम्बली, 90 में कौमी असम्बली और 93 में दोबारा पंजाब असम्बली के रुकन बने। इसी साल पहली मरतबा उन्हें सियासत में लीडरशिप का मौका भी मिला। वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बने। अगले इलेक्शन के बाद 1997 में पहली मरतबा शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। अपने पहले ही दौर में शहबाज शरीफ ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए, लेकिन उनकी हुकूमत वक्त से पहले ही खत्म हो गई जब 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे चले, लेकिन अगले ही बरस जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ उनकी डील हुई और वो जिला वतन होकर सऊदी अरब चले गए। 7 साल के बाद शरीफ फैमिली पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन शहबाज शरीफ 2008 के जनरल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सके। उनके खिलाफ 1998 का सब्जाजार एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का केस मौजूद था। उसी साल वो इस केस से बरी हुए और बाई इलेक्शंस में कामयाब होकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन कुछ ही महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। उसके बाद फिर एक मरतबा 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा और उन्हें बहाल कर दिया गया। शहबाज शरीफ 2013 के इलेक्शंस के बाद एक मरतबा फिर पंजाब के वजीर आला बन गए। इन्हीं 10 सालों में उनके बारे में सख्त एडमिनिस्ट्रेटर का इंप्रेशन सामने आया। उनके बारे में कहा जाता था कि वो सुबह 6 बजे उठते और रात गए तक जागते, और उनकी शोहरत इसलिए भी थी कि वो ब्यूरोक्रेट्स से सख्ती से काम लेते। और आपने उनकी स्पीचेस का ये जज्बाती अंदाज भी जरूर देखा होगा। पंजाब में 2011 में डेंगू वायरस नमूदार हुआ और तबाही मचाना शुरू की। शहबाज शरीफ की हुकूमत को इब्तिदा में काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना रहा, लेकिन 2013 में उन्होंने डेंगू पर काबू पा लिया। उनकी उस वक्त की बनाई हुई स्ट्रेटजीज को अब तक डेंगू के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने सूबे में एजुकेशन और हेल्थ के कई मंसूबे मुकम्मल किए, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस थे। उस वक्त इमरान खान अपोजिशन में थे और मेट्रो बस को जंगला बस कहते रहे, लेकिन उसके बाद ऐसा ही प्रोजेक्ट पेशावर में भी शुरू किया गया जहां इमरान खान की हुकूमत थी। ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबे पर भी शहबाज शरीफ को इब्तिदा में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसके बाद ये मंसूबा PTI की हुकूमत में मुकम्मल हुआ और आज तक चल रहा है। शहबाज शरीफ का अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के सामने हमेशा सेकेंडरी रोल रहा है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। लेकिन 2017 में हालात बदल गए। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को तमाम जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ के पास आ गई।
2018 के इलेक्शंस के बाद वो कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बन गए। 3 बरसों में शहबाज शरीफ को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना रहा, लेकिन अभी तक उन्हें किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई। उनकी पार्टी कौमी असम्बली में दूसरे नंबर पर है और इसीलिए मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने उन्हें वजारत उज़्मा का उम्मीदवार मुकर्रर किया है। और जैसा कि हमारे बीबीसी उर्दू के साथी बता रहे थे कि वो हमेशा अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साए में रहे। यही सवाल मैंने पूछा इस्लामाबाद में हमारे साथी आबिद हुसैन से और जाना कि अब आगे हैं शहबाज शरीफ, जबकि ये हमेशा समझा जाता था कि नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज़ वो आगे नज़र आती हैं। तो किस तरह से ये पूरा निज़ाम जो है नया कायम हुआ है वो किस तरह से चलेगा? जी, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के ज़ेर साया रहे हैं, वही उनकी गाइडेंस करते थे। और उसके बाद जब उनकी बेटी सामने आई सियासत में मरियम नवाज़, तो उस पे लगता था कि उन्हीं को प्रमोशन मिलेगी, वही सामने आएंगी। और 2017 में जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उसके बाद शहबाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो ये बात सामने आई थी कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी में PMLN में 2 किस्म के लोग हैं, वो जो मरियम नवाज़ के फॉलोअर हैं वो जो, और दूसरे वो जो शहबाज शरीफ साहब के फॉलोअर हैं। लेकिन गुज़िश्ता 6-8 महीनों में हमने देखा जैसे पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई हैं, अपोजिशन का इत्तेहाद बनना शुरू हुआ है, PTI वीक होना शुरू हुई है। तो उस लम्हे ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया था, जो नैरेटिव था कि हमें मिल बांट के चलना चाहिए, हमें इस्टेब्लिशमेंट से मिल के बात करनी चाहिए, तो वो लगा कि वो सामने आया है। तो और अगर ऐसी बात है, और अब हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और उनका हमेशा से एक ये ख्वाब था, कहते थे कि जी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। वो मुख्तलिफ औकात में जो है वो सूबे पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनका ख्वाब था कि वो फेडरल में जाएं और अब उनको वो मौका मिल गया है। और जो हालात हैं उससे नज़र आता है कि इनके पास ये थोड़ा बहुत कुछ टाइम है एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी अहलियत साबित करने का। और उनके बारे में कहा हमेशा तो यही जाता है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वर्कaholic हैं। और पाकिस्तान जिस किस्म की मुश्किलात से गुजर रहा है, शायद ज़रूरत एक ऐसे आदमी की है। और आज जो उनकी स्पीच थी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर हाउस लीडर ऑफ द हाउस बनने के बाद, वो बड़ी अच्छी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने जो इक़दामात का ऐलान किए हैं वो अच्छे थे। तो अब वही वाली बात है कि क्या वो बातें कर पाएंगे जो उन्होंने आज कही हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि निज़ाम में जो तब्दीली आई है अब ये मुत्तहिदा अपोजिशन के बाद, तो शहबाज शरीफ साहब ही उसको लीड करके आगे लेके जाएंगे। मैंने उस इस्लामाबाद में आबिद हुसैन से दूसरा जो सवाल किया वो ये था कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हवाला का केस है और अदालत ने जो है उनको एक राहत दी है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को है। तो ये बताइए कि ये सरकार जो है वो कितनी मुस्तहकम होगी, कितनी स्थिर होगी, ये मैंने उनसे पूछा। जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आज इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था जिसकी आज हियरिंग होनी थी लाहौर में, लेकिन अब उस केस को आगे बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन करके 27 अप्रैल को। यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता 3.5 साल में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस दौरान भी शहबाज शरीफ पे बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए गए थे और पूरी अपोजिशन पे, बिलखसूस PMLN के जो लोग हैं उन पर बहुत इल्ज़ामात थे। हुकूमत की पूरी मशीनरी थी, नैब उनके साथ था, जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। लेकिन देखिए 3.5 साल में तमाम चीज़ें साथ होने के बावजूद कोई भी मुकदमा प्रूफ नहीं हो सका और शहबाज शरीफ साहब और PMLN और तमाम अपोजिशन जो है वो बच के सामने आई और अब वो हुकूमत में आ चुकी है। तो ऐसे मौके पे आप ये देखें ना कि एक ऐसी एडवर्सरियल हुकूमत के होने के बावजूद जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ नहीं थी, तमाम चीज़ें आपके ख़िलाफ़ थी और आप उस दौर को बचा गए। अब आप जबकि हुकूमत में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो लोग जिनको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और जिसका अगर उनका आपके सर पे हाथ है, ऐसी सपोर्ट भी इम्प्लिसिटली मिल रही है, तो ऐसे में आगे केसेस की वजह से कोई रुकावट पेश करने का अंदेशा नज़र तो नहीं आता कि कोई उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कोई बात रुकावट होगी। तो मुमकिन ये है कि हुकूमत थोड़े एक मुनासिब अंदाज में चल सके। हालांकि एक मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत है, इसमें कई जमातें शामिल हैं। मतलब इसमें देखिए पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी राइवल इनकी मौजूद है, इसके अलावा 2 PTI के इत्तेहादी शामिल हैं, MQM इसमें आ गई है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी आ गई है और कई इसके अलावा इंडिपेंडेंट भी इनके साथ आ गए। तो तमाम चीज़ों को मिला के देखा जाए तो कहने को हुकूमत कमज़ोर है, लेकिन जिस सर्कमस्टांसेस में सामने आई है तवक्को ये की जा सकती है कि ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन फिर भी ये हुकूमत चला लेंगे जब तक इनको थोड़ी बहुत सपोर्ट रहेगी। और ये बजट के बाद देखिए जाएंगे इलेक्शन की तरफ, तो तवक्को ये की जा सकती है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन कुछ कर पाएंगे ये।
इस्लामाबाद से ये थे आबिद हुसैन, बता रहे थे कि वहाँ की सरकार कितने दिन तक चल पाएगी। और गंगा सिंह रावत कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो कुछ नया नहीं है, वहाँ की सियासत की यही रवायत है। और सुशील सिंह कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है भ्रष्टाचार के आरोप थे। और मदन लाल लंबोरिया का कहना है कि पाकिस्तान में नागरिक लोकतंत्र की जड़ें जो हैं पाताल में जा रही हैं। अगर यही रही हाल तो उथल पथल जो है और वह अनिश्चितता जो है वो बनी रहेगी। रामनवमी के दिन, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में जो है हिंसा की वारदात हुई। गुजरात में तो एक मौत भी हो गई हिम्मतनगर में। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तेजस, वहाँ से हिम्मतनगर में इस वक्त मौजूद हैं। तेजस वैद्या, ये बताइए कि एक मौत हुई और उसके बाद कितने लोग घायल हैं, साथ ही अभी तक किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या कर्फ्यू और निषेधाज्ञा वगैरह जारी हैं? हाँ जी, फैजल साहब बता दें आपको कि रामनवमी के दिन गुजरात में खंभात, जो कि आनंद जिले में आता है, वहाँ पे जो रथ यात्रा निकली तब वहाँ पे हिंसा हुआ था, 2 गुटों के बीच घर्षण हुआ था। और उसके अलावा साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में भी ऐसी घटना हुई थी। और हिम्मतनगर में तो 2 बार पथराव भी हुआ था। तो इस घटना में जो खंभात में है, कन्हैयालाल राणा करके वहाँ के जो स्थानिक रहवासी है, स्थानिक रईस है, उनका निधन हो गया था इस घटना के चलते। वो जो है वो रथ यात्रा देखने गए थे और बाद में मतलब उनका पार्थिव देह ही उनके घर पहुंचा था। और इस सिलसिले में पुलिस ने खंभात के अंदर 9 लोगों को अपने ताबे में लिया है। आज हमारी बात हुई थी उनसे और उन्होंने कहा कि और भी जो शंकास्पद है उनको भी पुलिस अपने दायरे में लेगी। और हिम्मतनगर की बात करें तो हिम्मतनगर में पुलिस ने तकरीबन 700 लोगों के जो मॉब है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। ये बताइए तेजस वैद्या के मध्य प्रदेश में जो है वो कुछ जगहों पे कुछ लोगों के घरों को ढाया गया है इस नाम पर कि वो हिंसा में शामिल थे। गुजरात में इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। और दूसरी बात कि क्या इन इलाकों में पहले भी हिंसा होती रही है इस तरह की? हाँ जी, बात करें खंभात की तो खंभात में 90 के दशक से वहाँ पे ऐसी जो 2 गुटों के बीच की हिंसा है वो होती रही है। अब कोरोना से पहले 2020 में खंभात के अंदर 2 महीने में जनवरी और फरवरी में 3 ऐसी घटनाएं हुई थी जहाँ पे 2 गुट आमने सामने आ गए थे। और तब भी कुछ समुदाय के लोगों के घर जलाए गए थे, दुकानें जलाई गई थी। कल भी यहाँ पे खंभात में और हिम्मतनगर में कुछ दुकानें जलाई गई है और पुलिस को टीयर गैस के सेल छोड़ने पड़े हैं। तो देखा जाए तो खंभात में तो ऐसा इतिहास रहा है कि वहाँ पे कई सालों से ऐसी घटनाएं होती रही है और अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस वैद्या पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पुलिस ने कल रामनवमी उत्सव के दौरान हुई हिंसा के आरोप में 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने इस सिलसिले में कुछ घरों और संपत्तियों को भी गिराया है, ये कहते हुए कि ये हिंसा में शामिल होने वाले लोगों के हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हिंसा के फौरन बाद ही किस तरह से ये मालूम हो गया कि कौन घटना के लिए जिम्मेदार था और लोगों की संपत्तियों को किस कानून के तहत तोड़ा जा रहा है। भोपाल से शूर्य न्याजी। खरगोन में रविवार को रामनवमी पर निकले जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद सोमवार को जिला प्रशासन ने उन लोगों के मकान को तोड़ना शुरू कर दिया जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस हिंसा में शामिल थे। रविवार को हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब जुलूस में शामिल डीजे में जो बजा उस पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति व्यक्त की। इसके बाद शहर में कई स्थानों पर पथराव और आगजनी की गई जिसमें पुलिस अधीक्षक सहित कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में शामिल लोगों पर न सिर्फ कार्रवाई की बात कही थी बल्कि उन्होंने उनसे पैसा वसूलने का भी कहा है। उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले के लिए विपक्षी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है।
और इनके जो सरपरस्त हैं। जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग ने नारे लगाए थे तो सबसे पहले राहुल गांधी ही मिलने गए थे, सबसे पहले केजरीवाल ही मिलने गए थे। करौली में अभी तक कर्फ्यू है, एक ट्वीट और एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी जी ने, और कांग्रेस की सरकार है वहां पर। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने इस मामले में कहा है कि यह पूर्व नियोजित था और सरकार इसके जरिए एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। भाई जब तक आरोपी कोर्ट से दोषी नहीं हो पाए, एक पक्षी कार्रवाई अनुचित है। यदि दोषी हैं तो उन पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और 24 घंटों में पहले शांति स्थापित करना जरूरी है कि उनको संपत्ति को ध्वस्त करना जरूरी है। पहले सरकार ये जवाब दे पूरी तरह वर्ग विशेष को। भाई जिनके मकान टूटे हैं वो वर्ग विशेष के हैं, दूसरे लोग कौन है? और यदि पथराव करने की घटना कानून सम्मत है, अध्यादेश लाए हैं, दंगों में कोई पथराव कर रहा तो उसके घर तोड़ रहे हैं। उमा भारती ने पथराव किया शराब की दुकान पर तो उन पर एफआईआर भी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल से सरकार बगैर किसी सुनवाई के किसी भी घटना में शामिल आरोपियों के घरों को इंसाफ देने के नाम पर तोड़ देती है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें एक वर्ग विशेष के घरों को तोड़ दिया गया है। रविवार को हुई इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने पहले 3 थाना क्षेत्र और उसके बाद पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था। जुलूस पर हुए पथराव के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को भी पैर में गोली लगी थी। शुरैह नियाजी, BBC न्यूज़, भोपाल। तकरीबन माह भर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य की सभी जनता उनके लिए बराबर है। बसवराज बोम्मई ने अपने बयान में कहा कि उनकी सरकार का उन संगठनों से कोई लेना देना नहीं है जिन्होंने हाल में समाज को बांटने वाली मुहिम चला रखी है। राज्य में पिछले दिनों हिजाब से लेकर हलाल मीट का बहिष्कार और दूसरे मुस्लिम विरोधी मुहिम कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने चला रखी थी। इन मामलों पर राज्य सरकार का रवैया भी कई तरह के सवालों के घेरे में आ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार का रवैया इन मामलों में बदला हुआ दिख रहा है? बेंगलुरु से इमरान कुरैशी। अब तक हिजाब, हलाल मीट, मुसलमान व्यापारों के बाइकॉट, लाउडस्पीकर पर अज़ां जैसे मुद्दे पर हिंदुत्व समूहों के साथ दिखने वाले कर्नाटका के मुख्यमंत्री इन तत्वों से खुद को अलग करते दिख रहे हैं। हाल में जब उनसे पूछा गया कि श्रीराम सेने के नई मांग यह है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दें और उनका क्या अभिप्राय है, तो उन्होंने कहा, अभियान के नम सरकार के संबंध कानून सुव्यवस्था शांति कापाडಬೇಕು ನಮ್ಮ सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार इन अभियानों से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार के नज़र में हर कोई बराबर हैं। लोग अपनी परंपरा के लिहाज से चलते हैं, हम कानून के अनुसार चलते हैं। ये थे बसवराज बोम्मई के शब्द। हलाल मीट के बाइकॉट पर पहले बसवराज बोम्मई ने कहा था कि सरकार इस मांग पर निगाह डालेगी। कर्नाटका के हिंदुत्व संगठनों ने पिछले माह कहा था कि हिंदुओं को हलाल मीट का बाइकॉट करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस मामले पर गंभीर आपत्ति है और हम इस मामले को देखेंगे। अभी मुख्यमंत्री ही नहीं, अब इस मामले पर राज्य के पार्टी सचिव एन रवि कुमार का बयान भी कुछ अलग सा सुनाई देता है। ಜನ ಎಲ್ಲರ ಆಟೋ ಹತ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಆಟೋವನ್ನು ಹತ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ। ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ। ये गैर मुद्दा है। इस तरह विषयों में हिंदू मुसलमान विषय नहीं लाना चाहिए। जो भी ऑटो रिक्शा पहली आती है उसमें लोग सवारी लेते हैं। लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या ये हिंदू चला रहा है या मुसलमान। इस तरह के छोटे विषयों में जैसे कि मुसलमान व्यापारी से आम नहीं खरीदो, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है। ये थे एन रवि कुमार के शब्द। पिछले दिनों लगातार एक के बाद एक बाइकॉट की मांग के बाद आम के किसान और टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स के संघों ने श्रीराम सेने की अभियान के खिलाफ बयान भी दिया था। दवा बनाने वाली बड़ी कंपनी बायोकॉन के एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ ने भी ट्वीट के जरिए कहा था कि कर्नाटका में बिजनेस का माहौल पर इसका असर पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु के मंत्रियों ने भी आईटी सेक्टर के उद्योगपतियों को खुले आम न्योता दिया कि वो उन राज्यों में अपने ऑफिसेज को शिफ्ट कर लें क्योंकि बेंगलुरु में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होते जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी कहा कि जब राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं तब राज्य में निवेश के माहौल पर असर पड़ता ही है। जबकि मोहनदास पै जैसे निवेशक ने कहा कि देश में बेंगलुरु दूसरा शहर है जहां से 169 लाख करोड़ रुपयों का पिछले साल सिर्फ इनकम टैक्स वसूल किया गया है।
राज्य के बीजेपी नेता अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर बीबीसी को कहा कि इस तरह के अभियान से पक्ष पर अनुत्पादक असर पड़ता है और इसका आर्थिक असर भी पड़ता है। हालांकि कोई भी नेता ये बताने को तैयार नहीं था कि विचारों में अचानक से ये बदलाव किस वजह से आया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि निवेश उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। इधर बीजेपी सरकार के बदले सुर के साथ ही जमीन पर कुछ हलचल है। धारवाड़ पुलिस ने 4 श्रीराम सेने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर आरोप है कि वो एक मुस्लिम फल बेचने वाले के 8 क्विंटल तरबूज को बर्बाद